नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे लंबे, सबसे पुराने अंदरूनी संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जिसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी, एक बहुत ही मामूली सी घटना से। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक छोटे से गांव का जमीन का झगड़ा भारत की सबसे लंबी लड़ाई में कैसे बदल गया। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये चिंगारी आखिर आग बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नाम है ना, नक्सलवाद, ये आया कहाँ से? ये आया पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से, और यहीं से, इसी गांव से सब कुछ शुरू हुआ। अब देखिए कि मई 1967 में हालात कितनी तेजी से बिगड़े। सब कुछ शुरू हुआ एक किसान, बिमल किसान से, जिसे कोर्ट से अपनी जमीन वापस तो मिल गई, लेकिन जमींदार के लोगों ने उसे पीट दिया। जवाब में वहां के कम्युनिस्ट नेताओं ने जमींदारों का 12 टन चावल लूट लिया। बात और बढ़ी जब पुलिस गांव में घुसी और एक इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी की तीरों से मौत हो गई। और बस इसके 2 दिन बाद ही पुलिस ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। गोलियां चली और उसमें महिलाओं और बच्चों समेत 11 लोग मारे गए। सोचिए, एक मामूली सा जमीनी विवाद कहां से कहां पहुंच गया, एक खूनी संघर्ष बन गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक जमीन का झगड़ा इतना बड़ा कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन ताकतवर विचारों को देखना होगा जो इस आंदोलन के नेताओं के दिमाग में चल रहे थे। क्योंकि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक विचारधारा काम कर रही थी। तो सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स। उनका आइडिया बहुत सीधा था कि समाज हमेशा से 2 हिस्सों में बटा रहा है, एक अमीर ताकतवर वर्ग और दूसरा मजदूर यानी काम करने वाला वर्ग। और मार्क्स का मानना था कि अगर मजदूरों को इस शोषण से आज़ादी चाहिए तो उन्हें हथियार उठाने होंगे, यानी हिंसक क्रांति करनी होगी। फिर आए व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्क्स के इस आइडिया को रूस में हकीकत में बदलकर दिखा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों और किसानों को साथ लेकर सरकार को उखाड़ फेंक सकती है और अपना राज, एक कम्युनिस्ट राज, कायम कर सकती है। और फिर आते हैं माओ त्से तुंग। उन्होंने इस आइडिया को चीन जैसे देश के लिए, जहां ज्यादातर लोग किसान थे, एक नया रूप दिया। उनका मॉडल था गुरिल्ला युद्ध, मतलब किसानों की फौज बनाओ, पहले गांवों पर कब्जा करो और फिर धीरे धीरे शहरों को घेर कर उन पर कब्जा कर लो। और यही मॉडल भारत के नक्सलवादियों के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। और ये कनेक्शन कितना मजबूत था वो इस नारे से साफ पता चलता है। नक्सली पार्टी के संस्थापक चारू मजूमदार ने कहा था, चीन के चेयरमैन हमारे चेयरमैन हैं। मतलब वो सीधे सीधे माओ की क्रांति को भारत में कॉपी करना चाहते थे, कोई लाग लपेट नहीं। तो नक्सलबाड़ी की घटना के बाद ये आंदोलन फैला कैसे? उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने इसे इतना मजबूत और खतरनाक बना दिया कि सरकारें दशकों तक इससे लड़ती रहीं। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले आदिवासियों का भरोसा जीता। कैसे? उन समस्याओं का हल देकर जिन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही थी। जैसे ठेकेदार तेंदुपत्ते के लिए आदिवासियों को सिर्फ 4 रुपए देते थे, नक्सलियों ने जबरदस्ती कीमत 25 रुपए करवा दी। जमींदार और फॉरेस्ट ऑफिसर परेशान करते थे तो नक्सलियों ने उन पर हमले किए, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया। और जहां कोई कोर्ट कचेरी नहीं थी, वहां नक्सलियों ने अपनी जनता अदालतें लगाकर फैसले सुनाए। असल में उन्होंने वो खाली जगह भर दी जो सरकार ने छोड़ रखी थी। शुरुआत में जब सरकार ने एक्शन लिया तो आंदोलन बिखर सा गया था, लेकिन 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया ने इन बिखरे हुए ग्रुप्स को इकट्ठा करके पीपल्स वॉर ग्रुप यानी PWG बनाया और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना बेस, अपना ठिकाना गांव से हटाकर मध्य भारत के घने दुर्गम जंगलों में बना लिया। ये एक गेम चेंजर था। अब उन तक पहुंचना, उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। और इसी के बाद वो दौर आया जब नक्सली आंदोलन अपने पीक पर था, अपने चरम पर। वो सिर्फ कोई बागी गुट नहीं रह गए थे, बल्कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में एक पैरेलल, एक समानांतर सरकार चला रहे थे। जरा इस आंकड़े को देखिए, 92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इतना बड़ा इलाका है जितना कि कई देश भी नहीं होते। ये था उनके रेड कॉरिडोर का साइज। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक हकीकत थी जहां भारत सरकार का कंट्रोल ना के बराबर था। और वो सिर्फ कंट्रोल ही नहीं कर रहे थे, बाकायदा सरकार चला रहे थे। उनकी अपनी फौज थी जिसे वो मिलिट्री यूनिट्स कहते थे।
किसानों के लिए ग्रीन बैंक थे जो बिना ब्याज के लोन देते थे। जहां डॉक्टर नहीं थे वहां उनकी मेडिकल यूनिट्स थीं, बच्चों के लिए स्कूल थे और झगड़े सुलझाने के लिए अपनी अदालतें। और हाँ, वो टैक्स भी वसूलते थे, जिसे हम वसूली कहेंगे। और वो अपनी ताकत दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। 2003 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हत्या की कोशिश की। 17 आईईडीज का इस्तेमाल किया गया था। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था कि वो स्टेट के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे इंसान को भी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद ढलान आती है। 2 बड़ी वजहों ने इस आंदोलन को कमजोर करना शुरू किया। एक, अंदरूनी लड़ाई और भ्रष्टाचार, और दूसरा, सरकार की बदली हुई रणनीति। अंदर से ही ये आंदोलन खोखला होने लगा था। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि टॉप लीडरशिप आंध्र प्रदेश से थी, जबकि लड़ने वाले ज्यादातर आदिवासी थे, जिन्हें सिर्फ पैदल सिपाही समझा जाता था। नेताओं पर दिल्ली में लग्जरी फ्लैट बनाने जैसे करप्शन के आरोप लगे। और पाखंड तो देखिए, एक तरफ आदिवासियों से कहते थे कि भारतीय स्कूलों का बॉयकॉट करो, और दूसरी तरफ खुद अपने रिश्तेदार के एडमिशन के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को 22 लाख रुपए दे रहे थे। यहां तक कि पुरुष कैडरों की जबरदस्त नसबंदी और महिला कैडरों के बच्चे पैदा करने पर रोक लगाने जैसी खबरें भी आईं। इन सब चीजों ने उनके आदिवासी सपोर्ट को तोड़कर रख दिया। और दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना तरीका बदला। अब सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। केंद्र और राज्य की पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन किए। हेलीकॉप्टर, इंटेलिजेंस ट्रैकिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। शहरों में बैठे उनके सपोर्ट नेटवर्क्स, जिन्हें अर्बन नक्सल कहा गया, उन पर शिकंजा कसा गया। जो कैडर लड़ाई से तंग आ चुके थे, उनके लिए सरेंडर पॉलिसी लाई गई। और सबसे जरूरी, उन इलाकों में सड़कें, स्कूल और दूसरी डेवलपमेंट स्कीम्स पहुंचाई गईं। और इसी दौरान ये टर्म अर्बन नक्सल बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो शहरों में रहते थे, जैसे कुछ बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, वकील, और जिन पर यह आरोप था कि वो जंगलों में लड़ रहे नक्सलियों को कानूनी, वैचारिक और बाकी तरीकों से मदद पहुंचा रहे हैं। तो अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इन दोनों दबावों का, यानी अंदरूनी कमजोरियों और सरकारी एक्शन का नतीजा क्या निकला। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। देखिए, 2010 में जहां 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहीं आज ये संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई है। ये गिरावट बहुत बड़ी है और ये दिखाती है कि पिछले 1 दशक में सरकार की रणनीति कितनी कामयाब रही है। और सरकार का इरादा अब बिल्कुल साफ है। भारतीय गृह मंत्री ने कहा है कि उनका लक्ष्य साल 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। अब ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, 6 दशक यानी 60 साल के इस लंबे और खूनी संघर्ष के बाद क्या सरकार की ये दोहरी रणनीति, एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास, विद्रोह की इस आखिरी चिंगारी को हमेशा के लिए बुझा पाएगी? क्या ये भारत के सबसे लंबे अंदरूनी युद्ध का अंत होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।